छुरी से काट के या किसी और चीज़ से काट सकते हो और काट के फिर उसका वो डिज़ाइन सोल्यूशन बना के टेस्ट करते हैं। इसी तरह से ये भी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इनको भी आप लोग आराम से कट कर सकते हैं और मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, आगे उनको वायर्स बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है और हार्डर मेटल्स को फिर आप आगे वायर्स बनाने में या शीट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मेलेबल और डक्टाइल होना। मेलेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ की वायर्स बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो। मेलेबल और डक्टाइल तो ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो तो फिर हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद है कि उसमें आप जब लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इनका रेडियस डिक्रीज करता है लेंथनाइट कंट्रैक्शन बिहेवियर की वजह से। लेंथनाइट कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जब उसमें प्रोटॉन नंबर सेम हो, यानी लेंथनाइट में जब आप प्रोटॉन्स ऐड कर रहे होते हो तो वो न्यूक्लियस में ऐड होते जाते हैं और शेल जो लास्ट शेल है वो एफ ऑर्बिटल ही रहता है, उसमें 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो 6s होता है उसका डिस्टेंस कम होता जाता है जैसे जैसे एफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं। तो उस डिस्टेंस कम होने की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन का आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड बढ़ता जाता है तो उस वजह से उसका साइज रिड्यूस कर जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेंथनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथनाइट्स का एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं ड्यू टू द लेंथनाइट कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जैसे जनरली मेटल्स के हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं। प्लस इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसको ये हार्ड मेटल्स इतनी स्ट्रॉन्ग इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि 2000 सेंटीग्रेड या 1800 सेंटीग्रेड इससे भी ज़्यादा पे ये मेल्ट होती हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ जिसे कह लो आप, चीज़ को मेल्ट करने के लिए हैं, उनका जो इंटरनल पार्ट होता है, रिफ्रैक्ट्रीज भी होती हैं, जैसे स्टील की इंडस्ट्री है, ग्लास की इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपने स्टील का मेल्ट बनाना होता है तो उधर टेम्परेचर आपको 1500-1600 डिग्री से ज़्यादा करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो लोहा मेल्ट होता है या ग्लास मेल्ट होता है। उतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए अपरेटस के अंदर जो कोटिंग की जाती है या फर्नेसेस के अंदर जो कोटिंग की जाती है वो इस तरह के मटेरियल्स की जाती है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। उन मटेरियल्स को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते। ये मेटल्स का भी एज अ आप रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनाने के काम आती हैं। इससे इस तरह की क्रूसिबल्स भी बनाई जाती हैं जो जब लैब स्केल पे आपने थोड़े चीज़ को मेल्ट करना हो हाई टेम्परेचर पे तो इनको क्रूसिबल्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे जो किलन होती है, यानी भट्टियाँ होती हैं किलन, उनकी इंटरनल कोटिंग के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है। स्टील की हो इंडस्ट्री या किसी और मेटल की इंडस्ट्री हो, जिनको फाउंड्रीज बोला जाता है मेटल की, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो वहाँ पे मेटल का मेल्ट बनाने के लिए, मोल्टन हालत में उसको लाने के लिए जिस भट्टी के बीच में गर्म करना होता है तो इंटरनल साइड पे कोटिंग करनी होती है रिफ्रैक्टरी टाइप के मटेरियल्स की, या ऐसा अपरेटस यूज़ करना होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना हो। तो इनका चूंकि मेटल्स का रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनाने में ये इस्तेमाल होती हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इस वजह से इनकी रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा है, तो इनको आप रिड्यूसिंग कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फिर जो मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो इनके साथ भी है। ये भी जब आप उसको किसी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनमें से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये उनमें जो नॉर्मल यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज सारी की सारी लेंथनाइट्स भी फॉलो करती हैं। इनका ऑक्सीजन के साथ सॉल्ट जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट की फॉर्म में इनके
ऑक्साइड्स हैं, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हैं, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 होती है। यूजुअली ये आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, क्योंकि मेटल्स की ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग अवॉइड करते हैं। इसमें भी कोवलेंट करैक्टर होता ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बिहेवियर इसका नहीं होता, यानी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो कह लो आप बॉन्डिंग एबिलिटी है या कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है वो इसकी कम है। बन जाता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रॉन्गर लिगेंड चाहिए, ऐसा लिगेंड चाहिए जो कीलेटिंग टाइप का हो, यानी मल्टी डेंटेट लिगेंड हो और हेक्सा 6 से ज़्यादा लिगेंड्स इसमें अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। इसका जो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो यूजुअली 6 से ऑनवर्ड होता है, यानी 6, 7, 8 इतने लिगेंड्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं एक ही वक्त में, लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ यूजुअली ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। मल्टी डेंटेट लिगेंड हो कीलेटिंग टाइप का तो उसके साथ इसके कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। फिर ये नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, कार्बन इनके साथ एडक्ट कंपाउंड बनाती है। एडक्ट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका फार्मूला जो ये लिखा हुआ है, जैसे ये लेंथेनम और नाइट्राइड, इसमें आपको हो कि लेंथेनम की ऑक्सीडेशन क्या है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको मिला के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, बल्कि ये उसमें एडक्ट की रेशो शो करता है कि आप किस तरह से दो सॉल्ट को मोल्टन फॉर्म में ला के तो आप मिक्स कर रहे हो और उनको आपस में फ्यूज़ करवा के एज अ कंपाउंड यूज़ कर रहे हो। तो ये नॉन मेटल्स के साथ यानी नाइट्रोजन, सल्फर या बोरॉन या कार्बन के साथ भी इवन एडक्ट कंपाउंड बनाती हैं कि आप इसको 1:1 रेशो में या 1:2 रेशो में मिक्स करके यूज़ करते हो आगे वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनाने के लिए। कार्बन के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, सल्फर के साथ भी, बोरॉन के साथ भी, उनके साथ मिक्स करके वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाया जाता है जिसको फिर आगे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं किलन की कोटिंग करने के लिए या क्रूसिबल्स बनाने के लिए हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनती हैं, ताकि वो आप मेल्ट ग्लास मटेरियल का मेल्ट बनाने के लिए या मेटल का मेल्ट बनाने के लिए उसको मोल्टन हालत में ला के आगे उसकी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स को स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इनका होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखा जाए तो उसको ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं और इस बिहेवियर की वजह से माइक्रोवेव सोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। माइक्रोवेव ओवन के बीच में जो माइक्रोवेव का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट जिसको आप कहते हो जैसे, तो ये माइक्रोवेव्स का सोर्स हैं और ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में माइक्रोवेव का सोर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में इनको यूज़ किया जाता है, ओवन बनाने में, या ये रेडियो वेव्स जो जनरेट होती हैं, जैसे टेलीफोन मटेरियल है, टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, उनमें ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एज अ सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स यूज़ किया जाता है। तो ये इनका ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं, तो इस वजह से इनको फिर उनमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने में, जहाँ हमें माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि ये एज अ सोर्स ऑफ माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स काम करती हैं। तो इनको ओवन बनाने में, जो पुराने टीवी होते थे पिक्चर ट्यूब वाले, वो बनाने के लिए, और इसी तरह से जो सैटेलाइट्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके बीच में उनके सर्किट्स बनाने के लिए, जो उनके बीच में कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, वो इस मैग्नेटिक मटेरियल का बनता है। फिर ये कंपाउंड इनके कुछ जो है वो फ्लोरिसेंस बिहेवियर रखते हैं, यानी अगर अंधेरा हो तो चमकते हैं। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे फ्लोरेसेंट मटेरियल सड़कों के ऊपर येलो कलर का, या ये ट्रैफिक वाले जो हैं वो अक्सर येलो या ग्रीन शेड की उन्होंने जैकेट्स पहनी होती हैं कि रात के टाइम अगर उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फ्लोरेसेंट आपको चमकती हुई महसूस होती हैं, तो दूर से भी पता चल जाता है कि हाँ जी अंधेरे में कोई चीज़ है। तो इस तरह इसके कुछ कंपाउंड्स, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो फ्लोरेसेंट बिहेवियर रखते हैं, यानी वो अगर आप उनको पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें या
क्लॉथ इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें कलर के तौर पे, पिगमेंट के तौर पे, तो वो फ्लोरेसेंट बिहेवियर की वजह से आपको चमकते हुए महसूस होते हैं। तो उसको फिर जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उनका कपड़ा बनाना है या उनको पेंट में इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोड्स के ऊपर लगाना है इंडिकेटर के तौर पे, या आपने सड़कों पे अक्सर देखा होगा साइड पे येलो और ब्लैक कलर का पेंट हुआ होता है अल्टरनेट, या ये जितने भी रात के टाइम लोग काम करते हैं, स्वीपर्स हैं या ट्रैफिक वाले हैं, उन्होंने सड़कों पे, या गार्ड्स हैं, उन्होंने जैकेट्स पहनी होती हैं, वो फ्लोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं कि अगर उन पर हल्की सी भी लाइट पड़ती है तो वो चमकता हुआ नज़र आता है रंग रात के अंधेरे में भी। वो उस फ्लोरेसेंट बिहेवियर की वजह से ही होता है। या तो वो इन कंपाउंड्स का बनता है जिनमें लैंथेनाइड के सॉल्ट्स इंक्लूड हैं। ये इनकी मतलब जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे लैंथेनाइड्स की हैं। फिर ये पेल कलर्स के ज़्यादातर इनके होते हैं, वो बहुत शार्प शाइनी कलर्स नहीं इनके होते, डल कलर्स इनके ज़्यादातर होते हैं। लैंथेनाइड्स जो हैं ये नॉन मेटल्स के साथ यूजुअली आप हीटिंग करके इनको फ्यूज़ करवा के इनके डक्ट कंपाउंड्स बना सकते हैं जो आगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर वही बात जो पहले ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाने में कहा था कि मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। ये 6 से ज़्यादा लिगेंड अपने ऊपर अकोमोडेट कर सकता है क्योंकि इसका कैटाइन लार्जर साइज का होता है। तो फिर ये छोटे मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ तो इसके कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं रिपोर्टेड। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं जैसे EDTA है या DMG है या जो मल्टी डेंटेट लिगेंड्स हैं उनके साथ फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मिनिमम 6 है और अभी तक मैक्सिमम 12 तक है, जिसकी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं उन कॉम्प्लेक्सेस की। फिर आगे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अभी मैंने शुरू में भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। कंट्रैक्शन का ये वर्ड इसलिए आता है कि साइज रिडक्शन होती है जब आप प्रोटॉन नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नंबर को भी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में इंक्रीज हो रहा हो। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है लैंथेनाइड्स की वो होती है जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D, S और F ऑर्बिटल, यानी 4F 5D 6S। इसमें सबसे लास्ट शेल जो है वो 6S है और वो स्फेरिकल इन शेप होता है। उससे अगला 6 के बाद 5D है। D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वैसे ही नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी फिल होने होते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स वो F ऑर्बिटल में आते हैं और वो होता है 4F। अब ये आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि एक ही लाइन में 3 सपोज खड़े हुए हैं। सबसे ऊपर जो है वो 6S है जिसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है। उसके बाद 5D है और 5D का भी उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है तो उसका हमें शील्डिंग इफेक्ट वैसे ही नलिफाई हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो F ऑर्बिटल में आ रहे हैं लेकिन F ऑर्बिटल का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है क्योंकि वो डिफ्यूज शेप के हैं। आपको मैंने इसकी शुरू में शेप दिखाई थी F ऑर्बिटल्स की कि इनकी P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल की तरह 7 सबशेल्स होते हैं और 7 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो पत्तियों की तरह जो शेप्स बनी हुई थी वो बहुत डिफ्यूज होते हैं, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग पोजीशंस में नहीं होते। जब न्यूक्लियस को कोई हिंड्रेंस नहीं होगी तो न्यूक्लियस की जितनी वो प्रोटॉन ऐड होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी वो आउटर जो 6S शेल होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जितना प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता जाएगा उतना स्ट्रांगली वो 6S को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से रिड्यूस होता जाता है क्योंकि जो F ऑर्बिटल है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है या रिपल्शन करने का इफेक्ट है वो कम है, तो वो फिर साइज रिडक्शन हो जाती है। साइज रिडक्शन होने की वजह से उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो साइज से कोरिलेट करती हैं वो अफेक्ट होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, मतलब ये तो एक ट्रेंड है जनरल के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाए, ये लेंथनम से आप
मूव करते हैं डाउनवर्ड ल्यूटीशियम की तरफ, एटॉमिक नंबर आपके पास 57 से 71 हो जाता है, तो वो एटॉमिक साइज इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। हो गया रिड्यूस, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है, वो आगे प्रॉपर्टीज़ पे उसकी फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले साइज़ रिड्यूस होने से उसका एटॉमिक साइज़ या वो उनके ये साइजेस बताए गए हैं कि 106 है, 103 पिकोमीटर है, 101 पिकोमीटर है, ये वैल्यूज एज इट इज, ये आपने याद करनी है कि 106 से साइज कम होता होता बहुत जो फर्क पड़ता है वो 86 और 84 पिकोमीटर तक रिड्यूस हो जाता है। होने के बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट आया वो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला अफेक्ट पड़ता है उनकी ग्रुपिंग के ऊपर। ग्रुपिंग से मुराद ये कि जो एग्जिस्टेंस है इनकी प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में इसकी पोजीशन शुरू में थी, वो मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। यहाँ पे यहाँ लेंथनाइड एग्जिस्ट करती हैं यहाँ प्रोडक्ट टेबल में 6 जो पीरियड है वहां पे। जनरल ट्रेंड ये होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता है। शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होता है। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये 5th ग्रुप में जिरकोनियम है, जिरकोनियम के आगे ये 6 में आके 6 पीरियड में यहाँ पे हाफेनियम है। यहाँ पे लास्ट शेल जो है 5s था, यहाँ पे आके 6s है, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ने आना है वो 6s में आना है। 5s और 6s में एक पूरा शेल आ रहा होता है, उसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं लेंथनाइड में वो f में ऐड होते जाते हैं, f0 से लेके f14 तक, और उसके बाद वाले जो हैं वो d ऑर्बिटल में, d में भी फिलिंग होना शुरू होती है। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट f का है, उसके बाद फिर d की बारी आती है। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल का होता है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का होता है। वो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कॉज कर सकता है कि प्रोटॉन की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल तक ना पहुंचे। तो वो शेल नंबर जैसे ही इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट वीक है, इस वजह से लेंथनाइड कंट्रैक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से फिर ये इनका एटॉमिक साइज जो 5th ग्रुप 5th पीरियड में एलिमेंट्स हैं, ये जर्कोनियम, नायोबियम, मोल्बिडियम, टेक्टिनियम, ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे 5th में थे, इनका साइज सेम होता है 6th के साथ, यानी वो साइज रिजेंबल करता है। ये साइज रिजेंबल करने से जो अफेक्ट पड़ता है उनकी सेपरेशन पे पड़ता है। इनको जब सेपरेट करना होता है ना, मेटल्स को जमीन में से निकालना होता है, तो जैसे आप घर में बड़ी किसी चीज को छोटी से सेपरेट करना होता है, आप शेप की बेस पे कर रहे होते हो। जैसे बीड्स का एग्जांपल ले लो, छोटी बीड्स हों और बड़ी बीड्स हों, तो जब आपने छोटी बीड्स को बड़ी बीड्स से सेपरेट करना हो तो आप उनको साइज की बेस पे कर सकते हो सेपरेट। लेकिन अगर वो दोनों का कलर सेम हो और बीड्स का साइज भी सेम हो तो फिर उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, यानी उनकी फिजिकल सेपरेशन मुश्किल हो जाती है। तो इनका जो मेन इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले साइज पे इफेक्ट पड़ने की वजह से, ये 5th ग्रुप को और 6th ग्रुप जो पीरियड है 5th और 6th, इनके एलिमेंट्स को आपस में साइज की बेस पे सेपरेट करना, यानी उनकी फिजिकल सेपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये को एग्जिस्ट करती हैं, यानी जैसे ये जर्कोनियम है और हाफेनियम है, इनकी मेटल्स को एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से ये यट्रियम है, यट्रियम मेटल्स पूरी की पूरी ये लेंथनाइड के जितनी भी मिनरल्स या ओर्स आपको जमीन में मिलती हैं उनके बीच में यट्रियम मिक्स हुआ होता है, क्योंकि यट्रियम का साइज लेंथनाइड्स के साथ मैच करता है लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथनाइड कंट्रैक्शन होने की वजह से जितने भी लेंथनाइड्स हैं और यट्रियम मेटल है उसके सॉर्ट्स को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। आपको यही लगता है शायद वो लेंथनाइड थी, लेकिन वो सेपरेशन पूरी होने के बाद आगे कैरेक्टराइजेशन से पता चलता है कि नहीं, ये लेंथनाइड मेटल के सॉर्ट्स नहीं थे, ये यट्रियम थी। उस वजह से वो आपकी फिजिकल सेपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। इनके एटॉमिक रेडियस सेम होते हैं, जो 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और 6th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक रेडियस सेम है,
डेंसिटी फिर उस पर इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी ये है कि रेसिप्रोकल इसका रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम इज बेसिकली स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एलिमेंट्स। ये जो इसके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पेस, आपने अगर एक डब्बे में पैकिंग करनी हो, सपोज मैं आपको कहती हूँ एक तरफ मैं आपको क्रिकेट की बॉल्स देती हूँ और एक तरफ आपको फुटबॉल देती हूँ, एक ही डब्बा साइज यानी वॉल्यूम सेम हो, उसके बीच में आपने बॉल्स दोनों तरह की पैक करनी है, तो जो क्रिकेट बॉल्स हैं वो ज्यादा पैक हो जाएंगी, उसके मुकाबले में जो फुटबॉल है उसका रेडियस ज्यादा होगा तो वो कम पैक होंगी। उसको जब आप वेट करोगे यानी उसका आप डेंसिटी कंपेयर करने के लिए उसको कंपेयर करते हो, तो वॉल्यूम और डेंसिटी इनका आपस में इनवर्स का रिलेशनशिप है। जितना वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगी चीज कोई, उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी। उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक डब्बे में आपने क्रिकेट की बॉल्स पैक की हैं और फुटबॉल पैक की हैं, जब आप उसको उठाने लगोगे तो फुटबॉल वाला डब्बा आराम से उठाया जाएगा क्योंकि उसमें एक या दो फुटबॉल होगा और वो इतना हैवी नहीं होगा। उसके मुकाबले में जो क्रिकेट बॉल्स वाला डब्बा है उसमें ज्यादा बॉल्स भरी जा सकती हैं। वो ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस उनका कम है, उनका साइज छोटा होने की वजह से वो क्लोजली पैक्ड सिस्टम बनाती हैं यानी डेंस सिस्टम, ये वॉल्यूम कम होने की वजह से, इसलिए वो हार्ड होती जाती हैं और वो हैवी होती जाती हैं, फिर वो हैवी मटेरियल बनाने के काम भी आती हैं। तो ये लेंथनाइट कंट्रैक्शन होने की वजह से उनका साइज रिड्यूस हुआ, साइज रिड्यूस होने से उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा डेंस होने से ये है कि वो हैवी मेटल्स बन जाती हैं और हैवी मेटल्स जो हैं वो फिर हैवी मटेरियल बनाने के काम आती हैं। उनको आप जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है उसको बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें फिर इसकी जो जर्नल बिहेवियर उस पर फर्क पड़ा। फिर इसकी अफेक्ट नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ मेटल्स जितनी भी हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन में आता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन डोनर इज बाय एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुइस और ब्रॉन्स्टेड दोनों में ही आता होता था, आपने एसिड बेस की डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी होंगी बीएससी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम कहते हैं कि वो चीज़ बेस के तौर पे काम करती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एसिड के तौर पे काम करता है। आप याद रखने के लिए जैसे ये सोडियम पोटाशियम या ये वाली जो मेटल्स जितनी भी हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है, ये इलेक्ट्रॉन दे के टाइम के फॉर्म में आ जाती हैं। और ये जो दूसरी तरफ आपके पास हेलोजेंस हैं या ऑक्सीजन फैमिली से मेंबर्स हैं, ऑक्साइड आयन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है, जितने भी एनाइंस बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिडिक बिहेव करते हैं। दोबारा बैक टू बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ लेंथनाइट्स की जो है वो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी कम होती जाती है। क्यों? उसकी वजह ये लेंथनाइट कंट्रैक्शन हुई, साइज रिड्यूस हुआ, प्रोटॉन का आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड बढ़ गया। जितना उसका होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, एस में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे पहले लूज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। जितना प्रोटॉन का यानी न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट 6s पे ज्यादा होता जाएगा, उतना 6s में से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। जितना मुश्किल होगा उतनी बेस स्ट्रेंथ कम होगी। यानी आप अगर लेफ्ट से राइट लेंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हैं तो बेस स्ट्रेंथ रिड्यूस करती है और वो अच्छी खासी रिड्यूस कर जाती है। फिर उसमें आप यानी ल्यूटीशियम के सॉल्ट जो हैं वो सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं। जब आप उनके ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हो कि लेंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हुए उसमें बेसिक करैक्टर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो बेसिक करैक्टर लेंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करते हुए डिक्रीज होता है क्योंकि उतना वो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाता है।
ये इसकी है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से जो प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है। फिर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल पे, रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि जब आप मेटल को एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मैच करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, तो वो उसकी रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करते हैं। रिड्यूसिंग पावर अगेन पावर ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन। जब इसकी बेस स्ट्रेंथ कम होती है तो साथ ही उसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज करती है। लेफ्ट से राइट मूव करते हुए इसकी रिड्यूसिंग पावर या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट है, यानी एटॉमिक साइज रिड्यूस हुआ, एटॉमिक साइज रिड्यूस होने से आयनिक साइज रिड्यूस हुआ, आयनिक साइज रिड्यूस होने से उसकी बेस स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ा, बेस स्ट्रेंथ कम हुई है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हुई है लेफ्ट से राइट ल्यूटिशियम तक मूव करते हुए। बेस स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम हुई है लेफ्ट से राइट मूव करते हुए। जब आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा के उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए वो डिक्रीज करेगी। फिर एटॉमिक डेंसिटी उसकी जो है वो ज़्यादा होती जाती है, वो डेंसली पैक्ड होती हैं, हैवी मटेरियल बनाने के वो काम आती हैं। साथ में ये जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज सिमिलर हो जाता है सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। ये जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज सेम हो जाता है, नायोबियम टेंटलम का। तो ये फिर मेटल्स को एग्जिस्ट करती हैं और इनकी फिजिकल सेपरेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इन सब में 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो डी में फिल हो रहे हैं और वो भी पुअर, उनका भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो इस वजह से फिर साइज रिडक्शन होने की वजह से फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स के साइज के साथ मैच करता है, तो फिर उसको फिजिकली सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये है, ये एंड पे मैं आपको जो लिखा हुआ है वहां से भी दिखा देती हूँ प्रोडक्ट टेबल से, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं। नहीं, हमने पढ़ा कहाँ तक है ताकि आपको वहां से आप एक दफ़ा पढ़ के गो थ्रू कर लेना। ये एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज होता है ये साइज है। फिर ये यट्रियम ग्रुप मेटल्स और सीरियम ग्रुप मेटल्स को एग्जिस्ट करती हैं, साइज उनके सेम हो जाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्योंकि उनमें डी में और एफ में दोनों में कंट्रैक्शन हो रही होती है। डी इलेक्ट्रॉन्स का भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसको कहते होते हैं स्केवेंडियन कंट्रैक्शन, क्योंकि स्केवेंडियम पहला एलिमेंट है डी सीरीज का। तो डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो कंट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं स्केवेंडियन कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है साइज में, जो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए साइज कम हो रहा होता है। फिर पोजीशन ऑफ यट्रियम यट्रियम जो है वो को एग्जिस्ट करता है, उसका साइज 0.8 और 0.97, ये बहुत थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये मेटल्स फिफ्थ ग्रुप की जो मेटल्स हैं, फिफ्थ पीरियड की मेटल्स का साइज मैच करता है सिक्स्थ पीरियड की मेटल्स के साइज के साथ। तो फिर वो को एग्जिस्ट करती है कि वो उनके साथ फिर मिनरल्स जो हमें जमीन में मिलती हैं वो साइज उनका सेम होने की वजह से उनकी फिजिकल सेपरेशन करना फिर आगे मुश्किल हो जाता है। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लैंथेनम से यूटेशियम तक साइज रिड्यूस होने के साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटीज जो हैं वो हायर होती हैं, हायर होने की रीज़न वही कि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम होता जाता है स्पेस उसमें जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का वो रिवर्स उसमें आ रहा है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने से डेंसिटीज जो हैं वो उसकी हाईली डेंस मटेरियल बन जाता है, जो कि फिर आगे हैवी मटेरियल बनाने के काम आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डेफिनेशन के लिहाज से कि अगर कहीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो प्रॉपर्टीज टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस अगर आउटर मोस्ट शेल को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी इंक्रीज करती है ड्यू टू
poor shielding effect of f electrons. Nucleus will attract the shared pair of electron as well as the outermost shell more from lanthanum to lutetium, यानी electronegativity की property भी increase करेगी left से right. फिर हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है कि ये हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होती जाती है लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते जाते हैं, वो डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, इस वजह से वो हार्ड मटेरियल होता जाता है. जितना हार्ड मटेरियल होगा उसका फिर मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से आप उसको एज अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकोगे. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेटल की वो भी इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रिड्यूसिंग पावर जो है वो कम होती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम हो रही है. तो इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लैंथनम टू लुटेशियम. जब आप कंपेयर करते हैं तो वो उसकी वजह भी या मेन कॉज भी लेंथनाइट कंट्रैक्शन ही है. ये है लेंथनाइट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज, और इसमें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज लेंथनाइट कंट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस या व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन लेंथनाइट प्रॉपर्टीज. तो ये आगे उसके 7-8 इफेक्ट्स हैं, वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ने हैं और याद करने हैं. इसमें से कुछ आपने पूछना है तो बता दो. या कुछ नहीं पूछना. मैम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बता दें. आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को कहते हैं आयन बनाने की जो एनर्जी रिक्वायर होती है. आयन बनाने के लिए इसमें मेटल्स का पॉजिटिव आयन बनना होता है जिसको कैटायन कहते हैं. तो कैटायन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग सब्सटेंस. तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन की देने की जो उसकी पावर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है लेंथनाइट के केस में, यानी आप इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्किल से रिमूव कर पाते हो. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसमें फिर कम होती जाती है लेफ्ट से राइट. ठीक है. सीआर को भी आ ही गया याद कि क्लास शुरू हो गई है, बल्कि अब तो एंड हो गई है. अनस बिलाल, ये आपका सीआर ही है ना? यस मैम. वेलकम जी. क्लास खत्म हो गई है, मुबारक हो. चलो ध्यान से पढ़ लेना लेंथनाइट कंट्रैक्शन और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ये इसमें से इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी ध्यान से करना, गो थ्रू कर लेना. और नेक्स्ट टाइम जब आप उम्मीद है अब फेस टू फेस क्लास की होगी अगली दफ़ा आपकी, तो मैं आपको दोबारा ये जो अभी तक पढ़ा है इसको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूंगी ताकि आप समझ सको ये क्या है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम.